नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से नीचे जा रही है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि चाइना में क्या हो रहा है। और समथिंग शॉकिंग है जो चाइना के अंदर हो रहा है आज की डेट में। देखिए, खाने पीने की दुकानें जो होती हैं वो कभी बंद नहीं होती। अगर होती हैं तो ये नहीं होता कि एक महीने में 2 महीने में 16 लाख शॉप्स बंद हो जाएं। कॉफ़ी शॉप्स छोड़कर यहाँ से भाग रही हैं। और जो कुछ चाइना में हो रहा है ये पूरे दुनिया को इफेक्ट करने वाला है। क्यों? 90% से ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पे बंद हो रहे हैं। हैवी डिस्काउंट्स के बाद भी लोग रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे। और जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं कॉफ़ी के, खाने के, वो भाग रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर यहाँ तक कि जो गोल्ड की दुकानें हैं चाइना के अंदर, वो दुकानें बंद हो रही हैं। दोस्तों, ये जो मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कोई बिजनेस न्यूज़ नहीं है। ये चाइना की इकोनॉमी फ्री फॉल के ऊपर है, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। और हमें खुशी ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। यस, इट विल इफेक्ट अस ऑल्सो। वो कैसे, वो बाद में बात करूंगा। अब आते हैं कि जो ये ग्रेट रेस्टोरेंट कोलैप्स है ये क्यों हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। स्टारबक्स एक बहुत बड़ी कॉफी की चेन है, आपको मालूम है। उसने अभी अभी अपना स्टेक बेच दिया। वैल्यूएशन थी $13 बिलियन की। कितने में बेचा है? 2.4 बिलियन डॉलर में। यानी कि 70% डिस्काउंट के ऊपर बेचकर चूहों की तरफ भागा है वो। भाई, स्टारबक्स को ये काम करना क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बात तो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टोर स्टारबक्स के चाइना के अंदर थे। ये पिछले सिर्फ 10 सालों में इतने स्टोर हुए हैं, ऑलमोस्ट 8,000 स्टोर थे। और 800 मिलियन की भी रेवेन्यू नहीं था 8,000 स्टोर के अंदर। पूरे चाइना के अंदर कोई कॉफी पीने के लिए जा नहीं रहा। जबकि अमेरिका के अंदर 3 या 4 हजार स्टोर हैं और वहां पर 10 गुना से ज्यादा इनकी इनकम है कॉफी शॉप के अंदर। और चाइना में कोई कॉफी शॉप में जाता ही नहीं है, बस फ्री में एसी भी यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं और घर चले जाते हैं। और जो सेल्स हैं वो ये नहीं है कि अभी कम हुई हैं। पिछले 1 साल से 1.5 साल से स्टारबक्स अपने आप को सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। और ये स्टोरी सिर्फ केएफसी स्टारबक्स की नहीं है। जो केएफसी है उन्होंने 29 साल चाइना में अपने स्टोर खोलने के बाद बंद करने शुरू कर दिए। बर्गर किंग दुकान बंद करके वापस जा रहा है। पिज्जा हट ने भी सेल पे लगा दिया अपनी दुकानों को। जो चाइना के, अगर ये आपको लगेगा कि भाई चाइना के अंदर जो फॉरेन के ब्रांड्स हैं उन्हीं का ये हाल है, ऐसा नहीं है। चाइना के जो अपने चैंपियन थे बड़े बड़े कंपनियां, वो भी बंद हो रही हैं। शाबे बहुत बड़ा एक चेन है, वहां पर 2-2 घंटे 4-4 घंटे लोग वेट करते थे क्योंकि नंबर आएगा तो खाना खाएंगे। उनके स्टोर पूरे कंट्री में बंद हो रहे हैं। और जो स्टोर के ओनर्स हैं उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि हमें महीने के इतने पैसे लूज कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा घर सब बिक गया, उसके बाद भी मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा। दोस्तों, 16 लाख खाने की दुकानें बंद होना, वो भी सिर्फ 3 महीने में। इसका मतलब है 8,800 क्लोजर्स एक दिन में। हर मिनट 6 दुकानें, 6 बिजनेसेस वो बंद हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है बंद हो रहे हैं, मुद्दा ये है कि उसके बदले में हो क्या रहा है। नाउ दिस इज वेयर इट बिकम्स पॉलिटिकल एंड इंटरेस्टिंग। स्टारबक्स ने अपना 60% स्टेक बेच दिया। खरीदा किसने? बोयू कैपिटल ने। और इसका मालिक कौन है? मालिक है जियांगशी शंग। बंदा कौन है? ये ग्रैंडसन है जियांग जमन का, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। लड़का यंग है, यंग तो नहीं बोल सकते, 39 ईयर्स का है, लेकिन राहुल गांधी के सामने तो यंग है। तो यंग लीडर, और ये काम करके आया है बड़े बड़े कंपनीज में। अमेरिका में गोल्डमैन सैक्स में इसने काम किया। उसके बाद इसने अपनी कंपनी खोल दी। और ये सारे ब्रांड्स जो चाइना को छोड़कर भाग रहे हैं, ये सब अकेला बंदा खरीदी जा रहा है। बोयो ने अभी अभी स्टारबक्स को खरीद लिया। और उसके बाद उसने जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं चाइना के, उन सबको, 5-6 नाम है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, एसकेपी बेजिंग है और है, सबको खरीद लिया उसने। यहां तक कि इवन की स्विट्जरलैंड की जो स्पोर्ट्स की कंपनियां हैं उसको भी वो खरीदता जा रहा है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने मन बना लिया। मैंने, आपको याद होगा, ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले एक चीज बोली थी। चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि भाई मार्केट को उठने न दो, थोड़ा सा नीचे रखो। ये लोग भागेंगे क्योंकि इनके पास, कैपिटलिस्ट के पास पेशेंस नहीं है। ये जब भागेंगे तब भागते हुए की लंगोटी भी खींच लेंगे हम लोग। और वही काम आज आपके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये भागना चाहते हैं चाइना को छोड़कर। इन्होंने मार्केट को थोड़ा सा लो रखा पहले, वो भाग गए,
जब सारे स्टेक्स को सस्ते में बेच के गए हैं, यानी कि $1 का शेयर जब 10 सेंट में रह गया था, अमेरिकन छोड़कर भाग गए 10 सेंट में, तब चाइनीज ने शेयर खरीदे और आज स्टॉक मार्केट ऊपर आ रही है। वही चीज इन्होंने बिजनेसेस में करी। स्टारबक्स के सामने, KFC के सामने चाइनीज को ब्रांड को खड़ा कर दिया। वहां पर खाना मिलता था आपको उससे बेटर सिर्फ 10% की कॉस्ट पे, यानी कि 100 रुपए की चीज 10 रुपए में आपको मिली। स्टारबक्स डिस्काउंट देने के बाद भी 50% डिस्काउंट दिया तो भी 50 में वो बेच नहीं पाया, दुकान बंद करनी पड़ी, उसी ब्रांड को खरीद लिया। अब दोबारा से वो पूरे रेट पे बेचना शुरू कर देंगे। ये है कम्युनिस्ट का तरीका, जहां पे लंबी गेम खेली जाती है। और अब तो चाइनीज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो कॉफी पीने जाएंगे वो अब स्टारबक्स की कॉफी नहीं होगी, पॉलिटिकल कॉफी होगी। और क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो अमीरजादे हैं वो खरीद रहे हैं चाइना में हर चीज को। ये स्ट्रेटजी है। और ये सिर्फ कॉफी शॉप या खाने की बात नहीं है, जितने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं सबके अंदर यही हाल है। अलीबाबा का आपने नाम सुना होगा, वहां पर भी यही हुआ। जैक मा को बाहर निकाल दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी घुस चुकी है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। अब आप बोलेंगे यार गोल्ड की मार्केट तो कभी नीचे जा ही नहीं सकती, ये दूसरी क्राइसिस है खाने के बाद। मैं सिर्फ 2 सेक्टर इसलिए ले रहा हूं, आपको हल्का सा समझ आएगा कि चाइना की मार्केट में हो क्या रहा है। गोल्ड की मार्केट कोलैप्स कर गई क्योंकि नवंबर 1 को एकदम से चाइनीज गवर्नमेंट ने बोल दिया एक नया टैक्स गोल्ड के ऊपर। तो जो गोल्ड था, हर ग्राम का रेट 60 युआन यानी कि 700-800 रुपए वो बढ़ गया। 13% का टैक्स लगा दिया गया। जो बड़े बड़े स्टोर थे, यहां पर 3-4 स्टोर है, चाओताई फूक है, फूक था उसका नाम, फूक गया। दूसरा था चाओ सांगसांग, बंद। लाओ फंगशियांग, बंद। सारे की सारी दुकानें बंद हो रही हैं। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इनके जो स्टोर हैं गोल्ड के, वो सारे खाली होने शुरू हो गए। ये दुकानें वो थी जो बहुत बड़े बड़े स्टोर थे इनके हर मॉल के अंदर। और अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो लोग गोल्ड को बेचने आ रहे हैं, इन स्टोर्स ने बोल दिया हम खरीदेंगे ही नहीं। क्यों? आगे बेचेंगे कहां पे? बेचने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम एक और आ गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो बैंक्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो गोल्ड के कॉइन्स को देती थी हमेशा ही लोगों को। उन्होंने अपने ही गोल्ड के कॉइन्स को खरीदना बंद कर दिया। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या आ गई? जो गोल्ड गवर्नमेंट ने बेचा था लोगों को, जब लोग बेचने आए पता लगा ये तो गोल्ड का कॉइन है ही नहीं, वो कॉपर का था। इट वॉज अ फेक कॉइन। गोल्ड के पैसे लिए गवर्नमेंट ने और दे दिया कॉपर। ये गवर्नमेंट कर रही है, ये कोई गोल्ड स्मिथ नहीं कर रहा। और जो गोल्ड ये स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, उन्होंने यानी कि काउंटरफीट गोल्ड अपने ही लोगों को बेच दिया। और अमाउंट कितना था? सिर्फ $7 बिलियन का 48 घंटे में उड़ गया। $7 बिलियन, ये तो वो है जो लोगों ने इन्फॉर्म किया है। दोस्तों, अब ये हो गया 2 चीजें। अब तीसरा आते हैं बैंकिंग क्राइसिस पे। अक्टूबर 29 को ICBC में मेरा अकाउंट है। मैंने जब अपना बैंकिंग ऐप खोला तो उसमें मेरा आ गया बैलेंस 0। ये चाइनीज क्लेम करते हैं कि यूनिवर्स में अगर कोई पहला बैंक खुला था तो वो ICBC था। ये मजाक में लोग बोला जाता है। उसके अंदर मेरा अकाउंट 0 बैलेंस, हर चीज उड़ गई। और कितने लोगों की? 58 करोड़ लोगों की जो एसेट्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थी, वेल्थ मैनेजमेंट था, 0 हो गया। जब ICBC से बात करी, उन्होंने बोला कि पहले तो फोन उठाया नहीं। जब फोन उठाया तो मुझे जाना पड़ा वहां पर, तो बोलते ये टेम्पररी ग्लिच है, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड पहला बैंक है, उसके अंदर ये फेलियर कैसे हो गया? चाइना तो सारी दुनिया में हैकिंग करता है, इनके सिस्टम को हैक कोई कर नहीं सकता। अब सामने चीज आ रही है कि वो देख रहे थे कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या वहां पे बैलेंस उड़ने के बाद लोग सड़कों पे आएंगे? वो टेस्ट कर रहे थे कि अगर गवर्नमेंट आपके सारे डिपॉजिट्स को छीन ले तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। कोई सड़कों पे नहीं आया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी यही काम किया था, वेनेजुएला ने यही काम किया। जो आपके खाते में पैसे पड़े हैं उन्होंने छीन लिए। वही जो राहुल गांधी बोलता है, जब हमारी सत्ता आएगी हम सारे सनातनियों के अकाउंट खाली कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे मुसलमानों के बीच में। मैसेज क्लियर था चाइना का कि अब इनकी नजर हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े हैं उसके ऊपर है। यानी कि हमारा पैसा अब चाइना में बैंक अकाउंट में भी सेफ नहीं है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मैटर क्यों करती हैं? व्हाई यू शुड केयर? पहली बात, दुश्मन कंट्री है। आपको चीजें जो बारीक चीजें होती हैं दूसरे कंट्री की,
वो मैं बताता हूं आपको, ताकि आप अपना माइंड बना सके आगे क्या होगा। और ये डॉट्स जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। खतरा क्यों है हमारे लिए और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी क्यों है। जब चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो जो इनके एक्सपोर्टर्स हैं वो डेस्परेट होते हुए आपको दिखाई देंगे, हो भी रहे हैं। मैं देखता हूं, हर रोज पूछते हैं मुझे कि यार भारत की मार्केट में कैसे एंटर किया जाए, कोई जॉइंट वेंचर करवा दीजिए, कहीं पे माल बेच दूं। और ये अपने सामान को रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी सस्ते में बेचने को तैयार है, ताकि इनके पास थोड़े पैसे आए, ये कुछ सर्वाइव कर जाए 2-4 महीनों के लिए। और ये भारत की, ये ग्लोबल मार्केट्स को ये कोलैप्स कर देंगे, क्योंकि इनका सस्ता प्रोडक्ट जब जाएगा तो आपके अपने मैन्युफैक्चरर्स इनको मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो जो भारत का, जो मेक इन इंडिया का, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसको इफेक्ट करता है डायरेक्टली, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो ग्लोबल ग्लोबल कंपनीज अब चाइना को छोड़ के भाग रही हैं। स्टारबक्स ने 8,000 स्टोर अपने बेच दिए। वो पैसे बनाने के लिए किसी और कंट्री में जाएंगे। अब वो जॉइंट वेंचर ढूंढेंगे वियतनाम में, मैक्सिको में, भारत में। हम टॉप चॉइस बनने वाले हैं इनके लिए। और ये मोमेंट हमारा है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने बिहार जीतने के बाद पूरे दुनिया में लोगों को बोला, आइए इन्वेस्ट कीजिए बिहार के अंदर। अगली बार बिहार के इलेक्शन के टाइम पर चाय पर चर्चा नहीं होगी, स्टारबक्स की कॉफी पे होगी। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और साथ में मोदी जी का एक मकसद है कि इतना बड़ा प्रचंड जीत जो बिहार में मिली है, अब दुनिया की कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को अब बिहार में लेकर आया जाए। ये दूसरा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग, जो कंपनीज चाइना को छोड़ के भाग रही हैं, वो भारत में आएंगी। और तीसरा है एक कॉशन। कॉशन ये है कि चाइना का मॉडल जो था बिजनेस करने का, वो बहुत सिंपल था। बहुत ज्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का हर चीज के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। और जो कंज्यूमर था उसके पास फ्रीडम ही नहीं था। ये चलता रहा 30 साल के लिए, धांधलियां भी चलती रही। लेकिन अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर ये धांधलियां और नहीं कर सकते, फेक गोल्ड नहीं बेच सकते, लोगों के खातों को ये अब खाली नहीं कर सकते। ये कॉशन इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट बीइंग अ इंडियन, हम भारत के अंदर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी गवर्नमेंट हमारे खातों में से पैसे निकाल के अपने पास ले जाएगी। बेशक वो डेमोक्रेटिक बोल दीजिए या बोल दीजिए कि सनातन की कंट्री है, वैदिक अर्थशास्त्र है, हम ऐसा काम नहीं करते। हमारे यहाँ पर मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, जो लंबी के रेस में हम चलते हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं कि वो आया तो आपके खाते खाली कर देगा, ये गारंटेड है। उसने बैंक खाली कर दिए थे, सारे बैंक फ्रेजाइल में थे, कभी भी बंद हो सकते थे राहुल के टाइम पर। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जो चाइना में हो रहा है वो भारत में तभी होगा जब राहुल की गवर्नमेंट आएगी। उसे गवर्नमेंट को कैसे नहीं आने देना, ये आपके ऊपर है। यानी कि अगर मैं सारा नेटशल में देखूं, चाइना के अंदर सिर्फ रिसेशन ही नहीं आ रहा, स्ट्रक्चरल कोलैप्स भी है। और जब दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जब नीचे गिरेगी, सबको हिला के रखेगी, क्योंकि ये एक सुनामी होगा, एक अर्थक्वेक होगा। सारी दुनिया हिलने वाली है इस पे, और ये बहुत तेजी से ये नीचे गिर रहे हैं। यस, अपने आप को सस्टेन करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे के अंदर ये आगे जाते जा रहे हैं। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन सामान इनका खरीद कौन रहा है? अभी भी जो कंट्रीज इनके ऊपर डिपेंडेंट थी, उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी शुरू कर दी। भारत भी यही काम कर रहा है। लेकिन भारत के लिए, ये हमारे लिए इसलिए बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट क्वेश्चन इज, आर वी रेडी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी? मैं अभी भी देखता हूं इतने यहां पर चाइनीज यहां पर कैंटन की एग्जीबिशन देखने आए। क्या करने आए? कि भैया यहां से जो सस्ता सामान मिल जाए ना, हम भारत में जाके बेच देंगे और जल्दी से पैसे बना लेंगे। हमारे वहां पर अभी भी दिमाग में नहीं है कि हम भारत में कुछ चीज बनाएं। सबसे बड़ी विडंबना भारत की यही है कि वी वॉन्ट इजी, कि यार यहां से लिया वहां बेच दिया, बस काम खत्म। इस तरह से कंट्री ना आगे बढ़ेगा, ना ही देश तरक्की करेगा। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चाइना से लोग भाग रहे हैं। हु इज बाइंग? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी इज बाइंग एवरीथिंग एंड दे आर गोइंग टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड। कि जो फॉरेनर्स यहाँ पे पैसे बना रहे थे, अब तो फॉरेनर्स को बोल दिया इन्होंने कि कंट्री छोड़ के वापस चले आओ। वी वांट कि जितनी भी जॉब्स हैं वो चाइनीज के हाथ में रहे। आप यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हैं? हमें अब काम नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जो बैंक्स हैं, बैंक्स डूबते जा रहे हैं। मेरी वाइफ खुद बैंक में काम करती है, उसका बैंक भी डूब रहा है। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर बड़ा डिटेल में, आपको बताने के लिए कि किस तरह से चाइना कंट्रोल कर रहा है अपने डाउनफॉल को रोकने के लिए। और कम्युनिस्ट पार्टी हर चीज को अपने कब्जे में करती जा रही है, वैसे ही जैसे माओ ने किया था। द सेम माओ टाइम इज कमिंग बैक।
और किसी ने भी अगर चाइना के खिलाफ कोई बात भी करी, वेरी सिंपल, ये वेट नहीं करते। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। एक इकोनॉमिक कोलैप्स है जो हो रहा है, बट कम्युनिस्ट पार्टी वो हर चीज़ को बड़ी स्ट्रेटेजिकली उसको टेक ओवर भी करती जा रही है। विल दिस स्ट्रेटेजी वर्क? दैट टाइम विल टेल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।